गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का तीसरा अध्याय लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी की रचित रचना है। सबसे पहले मैं आपको यशपाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय प्रदान कर दूं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में ग्रहण की गई और कांगड़ा में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की जब रचनाओं की बात करते हैं तो यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की अभिव्यक्ति और उपस्थिति दिखाई देती है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुल्हिया, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का, पीड़ा का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। प्रस्तुत रचना में विशेष रूप से क्या बात कही गई है उसके बारे में मैं आपको परिचय प्रदान कर दूं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक बिना कथ्य नहीं है, घटना नहीं है, पात्र नहीं है, तो किसी कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर यशपाल ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो किसी ज़माने में बहुत पैसे वाला था, सामंतवादी था, पूंजीवादी था, और आज उसकी वास्तविकता कुछ और है, जो वास्तविकता से आज भी बेखबर बना हुआ है और एक बनावटी जीवन शैली का आदी बन चुका है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यहाँ पर एक लखनवी नवाबी नस्ल के व्यक्ति के माध्यम से लेखक ने उस सामंतवादी संस्कृति, दिखावटी संस्कृति, मुखौटावाद की संस्कृति, परजीवी संस्कृति को प्रकट करने का प्रयास किया है कि वो लखनवी नस्ल का व्यक्ति ट्रेन के डब्बे में सफ़र करता है, तभी लेखक का उसमें प्रवेश होता है। अब एक सामान्य व्यक्ति को अपने साथ ट्रेन के डब्बे में सफ़र करता हुआ देखना लखनवी नस्ल के आदमी को पसंद नहीं आता। वो उनसे संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाता, परंतु जब उसे भूख लगती है तो वो खीरा खाने के लिए लालायित होता है। उसके सामने दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। अब शिष्टाचार की पद्धति के अनुसार वो उसे पूछता है खीरा खाने के लिए, परंतु लेखक जब नवाबी नस्ल के व्यक्ति के द्वारा संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया जाता तो वो खीरा खाने से मना कर देता है, आत्मसम्मान बचाना उचित समझता है। तब लखनवी नस्ल के व्यक्ति ने क्या किया, खीरा छिला, धोया, काटा और उसके नमक मिर्ची डाला और उसकी फांकों को उठाकर सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने ऐसा क्यों किया? मानो वो ये दिखाना चाहता था कि ये होते हैं नवाबी नस्ल के लोग जो ऐसे तुच्छ वस्तु का उपभोग नहीं करते। वो ये दिखाना चाहता है परजीवी संस्कृति, दिखावटी संस्कृति, मुखौटावादी संस्कृति। और लेखक ये सब घटना देख रहा होता है, तब उसके दिमाग में ये विचार उत्पन्न होता है कि जब बिना खीरा खाए भूख मिट सकती है तो बिना विचार, बिना पात्रों की भी कहानी का निर्माण हो सकता है।
अब बात करते हैं हम अध्याय के बारे में। मुफस्सिल कि पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंका रही थी। मुफस्सिल केंद्रस्थ मतलब सेंटर पॉइंट, जिसे कहा जाता है केंद्र बिंदु, जो सिटी का होता है जहाँ पर स्टेशन होते हैं। यहाँ पर देखिए उर्दू भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग आपको देखने को मिलता है। पैसेंजर ट्रेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो भाषा शैली की विशेषता की जब बात आती है तो उर्दू भाषा के शब्द और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर बताना है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंका रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। किसने? लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन इनका अनुमान था कि डिब्बा खाली मिलेगा, परंतु डिब्बा खाली नहीं मिला। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी विपरीत, डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन अर्थात खाली। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब जैसे ही लेखक ने डब्बे में प्रवेश किया तो लखनवी नवाबी नस्ल के व्यक्ति की स्थिति का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि उनके हाव भाव में किस प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होता है। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। मतलब जैसे लेखक कहानी के लिए सोच रहा है, वैसे उसे ऐसा लगा कि वो लखनऊ की नवाबी नस्ल का व्यक्ति भी किसी कहानी के बारे में सोच विचार करने के लिए उस अवस्था में बैठा है। या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या फिर अपने आप को बड़ा दिखा रहा और खीरे जैसे तुच्छ वस्तु बड़ा व्यक्ति नहीं खाता, ये दिखावा वो करना चाहता है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी साथ पाने के लिए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अब ठाली बैठे यानी खाली बैठे, फालतू बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो अभी किसका अनुमान करने लगा लेखक? नवाब साहब की असुविधा और संकोच का। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे और सोचने लगे संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत यानी लाभ, उर्दू की शब्दावली देखिए, किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश यानी सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, क्योंकि नवाबी नस्ल का व्यक्ति है तो इतनी तुच्छ वस्तु कैसे किसी के सामने खाए। हम कनखियों से यानी तिरछी नज़रों से, तिरछी निगाहों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे और फिर अचानक से जब उनको भूख लगी तो उन्होंने सहसा संबोधन किया। तो नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, आदाब शिष्टाचार सूचक शब्द, सम्मानित करने के लिए। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। अब लेखक को नवाब साहब का इस तरह से सहसा यानी अचानक भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा। भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। शराफत यानी शिष्टाचार, सभ्यता का, गुमान यानी भ्रम बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया कि बिला शौक फरमाएं, कि आप ही शौक को फरमाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी सावधानी से छिलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। इस्तेमाल, उपयोग। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर
कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से अर्थात तरीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी। सुर्खी यानी लालिमा। उनके प्रत्येक भाव भाव और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। रसास्वादन, रस का आस्वादन लेना यानी रस का आनंद लेना, प्लावित होना, मुंह में पानी आना एक तरह से। हम कनखियों से यानी तिरछी निगाहों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा कि वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें, पनियाती मतलब जिनमें पानी निकलना प्रारंभ हो जाए। पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उच्च समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा यानी आमाशय कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, सतृष्ण यानी इच्छा से युक्त आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास, लंबा सांस। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से यानी इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। अर्थात वो अपनी सामंतवादी संस्कृति को, दिखावटी संस्कृति को प्रकट करना चाहते हैं, मुखौटावाद की परजीवी संस्कृति को प्रकट करना चाहते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम यानी सम्मान में, सिर खम कर लेना यानी सिर झुकाना पड़ना पड़ा। यह ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत, तहज़ीब शिष्टता, नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता, यह ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस यानी बहुत बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट तरीका, जिस एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर यानी पेट की तृप्ति यानी भूख मिटना, संतुष्टि जिसे कहा जा सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लजीज यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, शकील यानी आसानी से ना पचने वाला, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी आमाशय पर भारी पड़ता है। अब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए क्योंकि उन्हें विषय मिल गया। ऐसी घटना उनके सामने कभी प्रकट नहीं हुई थी और उनको इसके ऊपर रचना लेखन का भाव आ गया और उन्होंने कहा, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का यदि डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अगर ऐसा करने से भूख मिट सकती है, बिना खीरा खाए भूख मिट सकती है, तो फिर बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी का निर्माण भी संभव हो सकता है। परंतु वास्तविकता में अगर हम देखते हैं तो बिना कथ्य, बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के कभी कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बिना कुछ खाए पेट की भूख नहीं मिट सकती, यहाँ पर लेखक ने उसी स्थिति का चित्रण किया है। धन्यवाद।